नमस्कार, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया है ना कि आप जब इस पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको आपके हेल्थ से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको देखेंगे तो आपको ज़रूर ये याद आ जाएगा कि आपने उन्हें किस एड में देखा है। बहुत सारी बॉलीवुड हीरोइंस के साथ उन्होंने काम भी किया है। कोई एक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा एमडी हैं आयुर्वेदा में। लगभग 25 साल से ज़्यादा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इस फ़ील्ड में हैं मेडिकल में और आयुर्वेदा के ज़रिए लोगों के जीवन को सँवारने का काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत परमेश्वर जी आपका थैंक यू प्रतिमा जी, हमारे थैंक इस यू। पॉडकास्ट में। और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा तो हम सब जानते हैं, कोविड में एक अलग तरीके का कैंपेन भी आपने चलाया, बहुत बिल सारी वीडियोज़ वायरल हुई, वो भी हम सब जानते हैं और आई एम श्योर दर्शक भी जानते होंगे। लेकिन ये अभी हाल-फिलहाल का ये नया ट्रेंड क्या चल रहा है, जल दूत, जल प्रहरी, ये कैसे बन गए और पानी को लेके इतना सारा काम कैसे शुरू किया? कैसे सोचा? क्यों सोचा? और उसके बाद मेरे बहुत सारे पानी वाले सवाल हैं, पहले मेरे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। प्रतिमा जी देखिए, आज से लगभग मुझे लगता है कि 12 साल पहले हुँ, मेरे दिमाग में आया कि देखो, मैं सैकड़ों पेशेंट रोज़ ठीक करता हूँ हुँ, और लगभग हर पेशेंट को मैं देखता हूँ कि वो कहीं न कहीं मिथ के चलते, भई सब लोग जानते हैं कि हाँ, हेल्थ अच्छी रखनी है, हुँ, लेकिन मिथ बहुत अधिक है, भ्रांतियाँ बहुत अधिक हैं। हुँ, तो उसके चलते वो कुछ गलत खाना-पीना उनका होता है। उनकी लाइफ़स्टाइल तो वो हो सकता है कि जानने के बाद भी सही अडॉप्ट नहीं कर पाए, लेकिन हुँ, खाने-पीने को लेके तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो है चीज़ें वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनको जानकारी मिलती है या कोई एक्सपर्ट बताता है, तो हुँ, वैसे वो फ़ॉलो करें। राइट, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनको गलत जानकारी पहुँच रही है। हुँ, वो चीज़ों को कभी खराब मात्रा में खा रहे हैं, हुँ, कभी खराब कॉम्बिनेशन में खा हुँ, रहे हैं, कभी खराब तरीके से खा रहे हैं और वो बीमार पड़ जा रहे हैं। हुँ, तो एक एक मन में एक विचार सा आया, एक संकल्प सा लिया, नहीं, अब खाने-पीने की चीज़ों को लेके अपने शास्त्रों को आधार बना के, अपने वेदों को आधार बना के, अपने आयुर्वेद को आधार बना के लोगों तक सही जानकारी पहुँचानी है। पहुँचानी। एंड फिर उस समय ये आया कि पहले किस विषय पे काम करूँ, हुँ, किस खाद्य पदार्थ पे काम करूँ? हुँ, तो फिर दिमाग में आया पानी। हुँ, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई प्रतिमा जी नहीं कह सकता कि मैं पानी नहीं पीता। चाहे वो इंडियन हो, चाहे राइट, यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यस, अफ्रीकन हो, पानी सब पे हर आदमी पीता है और हाँ, हर रोज़ पीता है, दिन में अनेकों बार पीता है। हाँ, और मैंने कहा पानी के बारे में ही लोगों को मिथ है। हाँ, जैसे लोग बोलते थे कि अगर स्वस्थ रहना है तो पानी बहुत पियो, हाँ। अब खाने के साथ पानी बिल्कुल मत नहीं, पियो। क्योंकि हमें तो सिखाया ये जाता है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही है। हर कोई आजकल यही बोल रहा है और आपकी थ्योरी बिल्कुल ही उलट है। हाँ, मतलब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पानी पीना है, नहीं पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, ये हाँ, क्लियर करना एग्ज़ैक्टली, पड़ेगा आपको। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप आज 100 डॉक्टर से पूछते हैं, हुँ, तो वो उनकी अलग-अलग राय होती हुँ, है ना? तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा ये है कि अपने जो खान-पान को लेके हुँ, इस विश्व में प्रतिमा जी, अगर कहीं पे पूरी वैज्ञानिकता के साथ, पूरे विस्तार के साथ और पूरे तर्क के साथ हुँ, अगर ज्ञान है कहीं पे, तो वो आयुर्वेद में है। हुँ, कम से कम हम डाइट की बात करें तो पूरे विश्व में आयुर्वेद के अलावा ऑथेंटिसिटी के साथ एक पन्ने का लिटरेचर भी कहीं उपलब्ध नहीं है। तो मैं कहा उसको माध्यम बनाते हैं और जब उसको माध्यम बनाने मैंने चरक संहिता, हुँ, सुश्रुत, अपना वाग्भट, हुँ, शार्ंगधर, माधव, भाप्रकाश ये उठाने शुरू किए। हुँ, तो सच्ची बताऊँ तो मेरे भी पैरों तले से ज़मीन जैसे सरक जाती है ना, वैसे हुआ, क्योंकि हम सब यही सुनते थे कि साहब स्वस्थ रहना तो पानी खूब पियो और शास्त्र बोलता था, ऋते शरद निदाघाभ्याम पिबेत स्वस्थोऽपि शल्य, कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हैं हुँ, तो 2 सीज़न ऐसे हैं, ऋते शरद निदाघाभ्याम, एक शरद ऋतु मतलब ऑटम और एक ग्रीष्म ऋतु। हुँ, इन 2 ऋतुओं में आप सम मात्रा में जल पिएँ, हुँ, बाकी बचे 4 सीज़न जो है उसमें स्वस्थ भी अल्प मात्रा में जल पिए। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हिलाने वाला श्लोक था हुँ, कि आप कम जल पीने की बात कर रहे हैं, मतलब साल में अगर 12 महीने हैं तो 4 महीने ऐसे हैं, एक ऑटम और एक ग्रीष्म की 2-2 महीने हम हुँ, जानते हैं, एक ऋतु 2 महीने की होती है, हुँ, कि इसमें आप पानी जो है वो सम मात्रा में पी लीजिए और बाकी आप बहुत सँभल करके जल का सेवन करें। उसके बाद क्या आया? अगला श्लोक था कि अति योगेन सलीलम तृष्यतो अपि प्रयोजितम, आपने अधिक मात्रा में पानी पिया, प्यास लगने पर भी प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम ज्वरितस्य विशेषते वर्ध्यते आम त्रुट निंद्रा तंद्रा आदमान अंग गौरवम कास अग्निसाद हल्लास प्रसेक श्वास इंसान। तो आपके लिए ये श्लोक है, लेकिन इसलिए सुना रहा हूं जिससे आपको विश्वास जमे। हुँ।
देखिए, आज प्रतिमा जी हम जो भी बात करेंगे ना, वो बात करेंगे विद रेफरेंसेस। आज हवा में बात नहीं होगी। मैंने जो ये श्लोक सुनाया है, ये आप सब लोग आप जानते हैं कि आचार्य वाग्भट का नाम मुझे लगता है हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने बहुत पॉपुलर कर दिया। घर घर में उन्होंने वाग्भट शब्द को पहुंचाया कि आचार्य वाग्भट ने खाने पीने को लेके, जीवन शैली को लेके बहुत अच्छे अच्छे घरेलू नुस्खे उन्होंने दिए। और वाग्भट जी का नाम लेके ही सब लोग को जो है पानी पिलाया जा रहा है कि आयुर्वेद कहता है, वाग्भट जी कहते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो वो सूत्र सुना रहा हूं वाग्भट का अध्याय 6 का अध्याय श्लोक देखिए 32, 33, 34 देखिए, जहां पे ये लिखा है कि आपको पानी अधिक नहीं पीना है। तो वो लोग कहां से रेफरेंसेस लेके आए जो कह रहे पानी अधिक पीना है? अगर पानी अधिक पीते हैं तो आपको सारी बीमारियां कौन कौन सी, जो मैंने सूत्र आपको अभी सुनाया, वो बीमारियों के नाम थे। कि तो कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए? मतलब एक नॉर्मल इंसान को अगर थोड़ी बहुत ही एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है भी, तो कितना पानी पीना चाहिए और कैसे वो पानी का इंटेक होना? आप कह रहे हैं कि कथा बाद में सुनाना, प्रसाद दे दीजिए पहले पहले सीधा काम क्या है कि कितना पानी पिए, ठीक है? तो प्रतिमा जी, पानी की मात्रा कितनी ली जाए, इसे किसी भी व्यक्ति के लिए हम फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते। तो पहले तो इस कंसेप्ट से बाहर आइए कि मैंने 8 गिलास पानी रोज पीना है, कि मैंने 16 गिलास पानी पीना है, कि मैंने 32 गिलास पानी पीना है। वो इसलिए कि वो डिपेंड करता है कि नंबर 1 आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो डेफिनेटली आपको अधिक प्यास लगेगी। सिमिलर एक्टिविटी एक कफ प्रकृति वाला व्यक्ति कर रहा है, कफ ठंडा होता है, आप कफ प्रकृति के हैं, आपका बॉडी टाइप कफ का है, तो आपको कम प्यास लगेगी। नंबर 2, सीजन कैसा चल रहा है, सर्दी चल रही है कि गर्मी चल रही है, उसके हिसाब से भी पानी की प्यास और पानी का इंटेक जो है वो वेरी कर जाएगा। तीसरा, उस पर्टिकुलर दिन की आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। मैं कहता हूँ विंटर्स चल रहे हैं, बट आप उस दिन, आपका मूड है, आप पूरे ग्राउंड में उस दिन खेलना है आपको, तो अगर आपको किसी ने सिखाया कि 8 गिलास पानी पीना है और आप धूप में खेल रहे हैं और 12 बजे तक ही आप 8 गिलास पी गए, उसके बाद प्यास लगे तो फिर प्यासे मरो। कहाँ गया आपका नियम? और अगर आप गर्मी में भी हैं, लेकिन आज संडे का दिन है, मन है कि घर में बैठ करके कोई मैच देखना है, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, और आप एसी रूम में बैठे हुए हैं, अरे भाई, आप जबरदस्ती पानी थोड़ी पिएंगे। तो इसलिए पानी की मात्रा कितनी हो फिक्स नहीं की जा सकती, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप पे, नंबर 2 बाहर के एनवायरनमेंट पे, और नंबर 3 कि उस दिन की आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। लेकिन हाँ, अगर आपने चेक करना है कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल परफेक्ट है कि नहीं है, तो वो चेक होता है आपके यूरिन आउटपुट से। वो व्यक्ति जो दिन में लगभग 750 ml यूरिन एकदम अच्छे से विदाउट एनी डिफिकल्टी पास कर रहा है, प्रतिमा जी 3 बार बस 24 घंटे में 3 बार आप अच्छे से यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, खुल के पेशाब हो रहा है, तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल एकदम ठीक है। आप समझ रहे हैं? और बॉडी अपने आप में एक इतना शानदार मैकेनिज्म है, अपने आप में इतना शानदार रेगुलेशन है कि आप देखिए, गर्मी में आप पानी अधिक पीते हैं लेकिन आप पेशाब कम जाते हैं, सर्दी में आप पानी कितना कम पीते हैं लेकिन पेशाब बार बार जाते हैं। क्यों? अभी सोचा, ये प्रकृति का देखिए, सर्दी में आपकी बॉडी को क्या चाहिए? हीट चाहिए, आपका अग्नि तत्व को आगे करना है। आपने पानी तो नहीं पिया ना, लेकिन बॉडी फिर भी जल तत्व को निकाल रही है जिससे अग्नि तत्व ऊपर जाए। अग्नि का यूनिवर्सल ओपोनेंट क्या है? जल। तो जब आप पेशाब करते हैं तो जल तत्व बाहर जाता है, तो अग्नि तत्व जो है वो बढ़ करके उस ठंड से आपको फाइट करने की क्षमता देता है। जब आप गर्मी में होते हैं तो वहां पर आप पानी अधिक पीते हैं लेकिन पेशाब कम जाते हैं, चाहे वो आप कमरे में बैठे हैं तब भी आप कम जाते हैं। रीजन बीइंग, आपकी बॉडी को कैसा रहना है? ठंडा रहना है, तो वो जल तत्व आके बॉडी में रुकता है। अब जैसे आपने कहा कि कोई फिक्स नहीं है कि किसी को कितना पानी पीना चाहिए, लेकिन उसका समय हमें फिक्स है। कब पानी पीना चाहिए ये कैसे हाँ, हमें पता चलेगा? एग्जैक्टली। अब आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है। अब देखिए, पानी पीने के 2 समय, एक एसेंशियल, मतलब जब जो प्यास की अपेक्षा नहीं करता, ये वो समय है जब आपको पानी पीना चाहिए, और एक होता है ऑन थर्स्ट कॉल, जब आपको प्यास लगे। अब पहले मैं आपको बताता हूं प्रतिमा जी, कौन कौन से वो समय है जब प्यास ना हो तब भी हर व्यक्ति को पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। तो वो समय है पहला, सुबह उठ के। हर व्यक्ति को सुबह उठ करके 1 गिलास, यानी लगभग 250 ml
मतलब इससे ऊपर नहीं, 250 ml पाव भर पानी, 1 गिलास पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। और इस समय पिया गया पानी को हमारे ऋषि बोलते हैं कि रोग जरहा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम से अगरम, कि इस तरह पिया गया पानी जो है वो रोगों से मुक्ति दिलाता है, जरा हम इस बुढ़ापे को पास नहीं देता। जीवेद वत्सर शतम से अगरम, कि आप 100 वर्ष से अधिक भी जी सकते हैं। तो वो व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब मोटा मोटा यह है कि सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीने की प्रशंसा हमारे वेदों में, शास्त्रों में की गई है कि अगर आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो पहले नंबर 1 पे तो हर व्यक्ति को सुबह उठ करके, अब पुराना हमारे बड़े देखते थे ना, बेड साइड पे एक लोटा पानी का उनका रखा होता था, सुबह उठ करके वो पहले जो है वो पानी पीते थे, फिर फ्रेश होने के लिए जाते थे, या फ्रेश होके आए फिर आके पी लेते थे। तो वो सुबह उठ के 1 गिलास पानी जो है अगर आप पीते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है तो आपके वो भी लिए। सिर्फ एक ही पीना है लेकिन। हाँ, 1 गिलास पानी, ये सब कैलकुलेटेड है, हाँ, सब कैलकुलेट। इससे ऊपर पिएंगे तो फिर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स वाला काम शुरू हो जाएगा। ओके। तो 1 गिलास पानी। आज के परिवेश में आचार्य भाव प्रकाश ने वहां पे 8% जल बताया था 16वीं शताब्दी में, लेकिन आज के परिवेश में एक गिलास पानी, ठीक है। उसका दूसरा एसेंशियल समय जब प्यास ना हो वो है भोजन के साथ। अब प्रतिमा जी फिर एकदम आंखें चौड़ी करके देखेंगी, क्योंकि बचपन से सुना है कि खाने के साथ पानी खाने से पहले पीना चाहिए। हाँ। कहते हैं खाना खाने के साथ भी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के बाद भी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल। अब आप तो कह रहे मैं हैं अब कि- यहाँ पे अपना मत रखता हूँ, अपना नहीं, मैं अब शास्त्रों का मत रखता हूँ। आचार्य वाग्भट अध्याय 6 में ये लिखते हैं, भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कृशंगताम। अगर आपने भोजन से पहले जल पिया तो आपकी अग्नि यानी मेटाबॉलिक पावर, डाइजेस्टिव पावर वो स्लगिश हो जाएगी। भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम और कृश अंगताम, आप दुर्बलता महसूस करेंगे, मतलब आपको एनर्जी नहीं रहेगी अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, ठीक है। अंतः करोति स्थूलोत्तम, अगर आप भोजन के अंत में जल पीते हैं तो आप मोटे रहेंगे। ऊर्ध्वम च आमाशयात कफम, पेट के ऊपर, आमाशय के ऊपर आपको कफ के विकार होंगे, गला खराब रहेगा, आपको कहीं ना कहीं जुकाम खांसी रहेगी, कान में दिक्कत रहेगी, तो सिर दर्द रहेगा। तो जो लोग खाना खाने के बाद अधिक मात्रा में जल पीते हैं तो उनको भी कफ के विकार होते हैं और वो मोटे रहते हैं। और मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, और भोजन के मध्य में अगर जल पीते हैं, मध्य अंगतम, आपके अंग भी मध्यम रहेंगे, ना आप पतले ना मोटे, फायदे में रहेंगे। अब पीने की तो बातें कर ली बहुत सारी, अब खाना कैसे होता है, या फिर एक नॉर्मल इंसान को, मेल फीमेल कुछ भी लगा लो, जनरली एक डे में क्या कुछ खाना चाहिए, या फिर व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ ईटिंग? देखिए प्रतिमा जी, आज के टाइम पे आप हर दूसरे व्यक्ति से एक बात सुनेंगे कि साहब खाने की क्वालिटी कहाँ ठीक है, कोई भी तो खाने की चीज असली नहीं आ रही, ये सब मिलावट है, ये सब है ना। तो पहले तो मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रतिमा जी, आपके माध्यम से, हरियाणा न्यूज के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि केवल क्वालिटी ही एकमात्र पैरामीटर नहीं है। इफ यू वांट टू करेक्ट योर डाइटरी हैबिट्स तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ 5 पैरामीटर्स। नंबर 1 पे डेफिनेटली क्वालिटी आती है, नंबर 2 पे क्वांटिटी भी आती है, कि अच्छी क्वालिटी में आपको चीजें लानी है, प्रयास करना है, जो शायद आपके हाथ में 50% तक है, लेकिन अभी दूसरा जो और 4 हैं वो चारों के चारों आपके हाथ में, कितनी क्वांटिटी में खाना खाया जाए। ये नहीं कि खाना स्वादिष्ट बना है तो आप ओवर ईटिंग कर लें, जो हम लोग कर लेते हैं। आप खाना खा के घर से निकले हैं, कहीं पे कुछ डिलीशियस, किसी ने पिज्जा विजा मंगाया, वो आप कहते हैं चलो एक पीस मैं खा लेता हूँ, तो वो जो ओवर ईटिंग हो रही है वो भी इक्वली कल्प्रिट है आपको बीमार करने में, जैसे कि क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होना। नंबर 3 कॉम्बिनेशन को लेके भी लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन सी 2 चीजें एक साथ बिल्कुल नहीं खाई जा सकती। कॉम्बिनेशंस को लेके भी लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दही में कभी नमक मिला के नहीं खाना चाहिए। आज मैंगो और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लोग मैंगो शेक पी रहे हैं। बनाना और दूध का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्टेड आयुर्वेद में, लोग बनाना शेक पी रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 4 टाइमिंग। अब टाइमिंग भी आप डे टू डे लाइफ में भी देयर शुड बी फिक्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर।
अच्छा, फिक्स ऐसे टाइम नहीं होना चाहिए। आओ, ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी खाएं, हुँ, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो हमारा एसिड है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के तहत रेगुलेटेड है भाई। हुँ, अगर आपकी हैबिट 2 बजे खाना खाने की है दोपहर में, तो वो 2 बजे के हिसाब से सेट हो जाएगा और 2 बजे हमारे सेक्रेशंस, एसिड वगैरह सब रिलीज़ होंगे। हुँ, और आपने खाना नहीं खाया, हुँ, ठीक है? तो वो जो एसिड निकला है, जो बेसिक सेक्रेशन ऑफ एसिड हुआ है, उसको फूड तो मिला नहीं, तो वो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, उसको खाएगा। हुँ, फिर वो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा आपको। फिर वो अगर आपकी रोज़मर्रा की आदत बन गई, तो वो अल्सर बन जाएँगे वहाँ पे। आपने देखा नहीं हुँ, कि खाना समय-समय से नहीं खाता तो अल्सर हो गए। हुँ, तो एक्चुअली वो एसिड निकलने का समय तो बॉडी ने फिक्स कर दिया था। हुँ, बेसिक सेक्रेशन तो होगा, हुँ, बाकी डेफिनिटली जब आप खाना खाएँगे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन से एसिड फर्दर आएगा, हुँ, लेकिन बेसिक सेक्रेशन तो होगा ना। हुँ, और वहाँ फूड है नहीं, आपकी गैस्ट्रिक जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से एक्सपोज़्ड है, वो एसिड है। हुँ, वो खाने के लिए तो गलाने वाला है, लेकिन उस म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए तो वो तेज़ाब है, तो वहाँ पे सूजन भी आएगी हुँ। और अगर यही प्रैक्टिस करते रहे तो वहाँ पे अल्सर भी बनेंगे। अच्छा, रोटी और चावल एक साथ खा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, क्या दिक्कत क्योंकि है? बहुत लोग कहते हैं कि कभी भी आप रोटी खा रहे हो तो चावल भी इन शुरू करना जनरल चाहिए। इन जनरल देखिए क्या होता है कि हर चीज़ में हमारा ऑर्गन जो हुँ, सिस्टम है वो इन्वॉल्व है और उसका सपोर्टर होता है ब्रेन। हुँ, सो व्हेनेवर यू डू वन टास्क हुँ, एट वन टाइम, इट्स ऑलवेज ईज़ी हुँ, टू फिनिश। आपकी टेबल पे भी अगर एक फाइल एक समय पे लाके रख दी जाए कि इसे कंप्लीट कर दीजिए, तो आप उसे बहुत अच्छे से कर देते हैं। हुँ, अगर आपको 4 अलग-अलग तरह की फाइल्स, अलग-अलग तरह के टास्क एक साथ टेबल पे रख दिए हुँ, जाएँ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगी, इसकी संभावना बहुत अच्छे से बन जाती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि एक टाइम पे अगर आप एक ही तरह का आप खाद्य पदार्थ हुँ, लेंगे, तो हमेशा उसके सही डाइजेस्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। हुँ, तो आज के टाइम पे जो मिलेट्स का कांसेप्ट चला है, ठीक है? कि मल्टीग्रेन आटा हम हुँ, खाते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को कम से कम कहता हूँ कि डोंट गो फॉर मल्टीग्रेन। अच्छा, आपको गेहूँ खाना है, आप गेहूँ खाइए। हुँ, आपको किसी दिन जो है बेसन का चीला हुँ, खाना है, वो बेसन का चीला हुँ, खाइए। आपको रागी खाना है, आप रागी खाइए। हुँ, आपको जौ खाना है, जौ खाइए। आपको बाजरा खाना है, आप बाजरा खाइए। हुँ, लेकिन डोंट मिक्स देम, ठीक है? अब एक बात और बता देता हूँ, हुँ। आपकी बात प्लीज़ आई एम सॉरी हाँ, आपको श्योर, रोक रहा श्योर, हूँ। श्योर। हुँ, ये फिर टाइमिंग जो मैं हुँ, टाइमिंग की बात हुँ, कर रहा हूँ, फिर सीज़नल वेरिएशन भी होते हैं। राइट। जैसे इतने ज़बरदस्त तरीके से लोग भ्रांतियों में हैं, आप दही की बात कर दी। हुँ, अब दही ननक्तम दधि मुंजीत, रात में दही नहीं खानी चाहिए, हुँ, ये हमारे बड़े कहते थे। और अगर आप ग्रामीण परिवेश में आज भी हुँ, जाएँ, तो वो लोग दिन में तो दही खूब खाते हैं, हुँ, लेकिन रात में दही नहीं खा रहे होते, हुँ, ठीक है? नहीं खाते हैं ना, शायद आप भी जानते नहीं, हैं। नहीं। लेकिन आज हमारे शहरों में जाइए, हुँ। तो रात में बच्चे सब बड़े सब दही खा रहे हैं। मेरे पापा भी हमेशा ये कहते हैं हमें कि रात को दही नहीं खानी नहीं चाहिए। खाना चाहिए ना, हुँ, तो दधि अभिसंधानम उसके पीछे विज्ञान है। हुँ, दही दही जो है अभिसंधि है, जमने वाली है। हुँ, अगर आप रात में दही खाते हैं, तो आप डायबिटिक होते जाएँगे। हुँ। आपको हार्ट के ब्लॉकेजेज़ होने शुरू हो जाएँगे। दही खाने से दही हार्ट खाने से, ब्लॉकेज? हार्ट के ब्लॉकेजेज़ दही खाने से। अरे! हुँ, जो जिसकी जैसी प्रवृत्ति वो जाके जमेगी ना। हुँ। और रात में आपका मेटाबॉलिक रेट एकदम डाउन है। अच्छा, अब ज़िंदगी तो चलो हम कोई भी ज कैसे भी खींचने की कोशिश करता ही है, प्रतिमा लेकिन जी, आजकल ये जो हुँ, हमारे बड़े साधनों के अभाव में हुँ, 100 वर्ष तक जी के जाते थे ना, हुँ, मेरे भी दादा-दादी में दादा की जल्दी डेथ हुई थी, हुँ, एक्सीडेंटल डेथ थी। मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, हुँ, ये सब लोग 100 के आस-पास गए थे। हुँ, और आज और साधनों के अभाव में, आज सब कुछ होने के बावजूद भी जो 40 वर्ष के लोग हैं ना, हुँ, वो 65, 70, 80, बस इस 100 तो एक वैसा फिगर हो गया। अब मैं उसे ड्रीम फिगर नहीं बोलता। आज की जनरेशन के लिए वो इम्पॉसिबल फिगर हो गया। और जबकि साधन सब नज़र आ रहे हैं, हुँ, तो कहीं नहीं। हुँ, 3 लेवल पे गलती कर रहा है आज के हमारा समाज। नंबर 1, खान-पान की सही नॉलेज नहीं है। हुँ, नंबर 2, जीवन शैली का भट्टा बैठ चुका है। हुँ, और नंबर 3, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनको केमिकल मेडिसिन्स जो है वो गल्प करने की आदत पड़ गई है। जबकि हमारी बॉडी जो है वो पंचभौतिक शरीर है, प्रकृति का है हुँ, और प्रकृति में ही उसके स्वास्थ्य और सुख का मंत्र समाया हुआ है। समाया हुआ उस मंत्र से दूर हट के केमिकल से जो है। फटाफट इंस्टेंट रिलीफ का कोशिश कर रहे हैं, हुँ, वो कहीं न कहीं जाके उसको खराब कर नुकसान। दे रही है। और सब साधनों के साथ भी हुँ, 70-75 तक पहुँचना भी तब हो पा रहा है जब बहुत सारी हुँ, मेडिसिन हुँ, और मैकेनिकल डिवाइसेस साथ में चल रहे चल हैं। रहा है। तो आजकल एक सबसे बड़ी समस्या मोटापे की है, हर कोई इससे परेशान है। डायटीशियंस के पास जाता है, वो पूरा डाइट चार्ट दे देते हैं
और दिन में 6-7 बार अलग-अलग टाइम पे खाने के लिए दे देते हैं। तो लग रहा है कि हाँ, बोलिए, आप बोलिए। पहले नहीं, बड़ी नहीं, नहीं, हँसी आ पहले रही है इस सवाल पे। मेरे को दिमाग में कुछ और आ गया, इसलिए मुझे हँसी आई। हाँ, आप पहले अपना क्वेश्चन पूरा तो कीजिए प्रतिमा मतलब जी। हाँ, ये ठीक है या फिर हाँ। वेट कम करने के लिए हमें 6 बार तक अलग देती हैं या 8 बार भी कर देती हैं? डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि सामने कितना मोटा आदमी बैठा हुआ है। तो भाई मतलब मैं प्रतिमा जी, हुँ, हाँ, आप बोल रहे हैं कि ये सही है कि गलत है? मेरे हाँ, से अगर मेरी राय इस पे चाहते हुँ, हैं, तो मैंने तो शास्त्रों से ये पढ़ा है, जो 1 बार खाए वो योगी, हुँ, जो 2 बार खाए वो भोगी, होगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। रोगी। और हम देखो सब 3 बार खा रहे हैं हुँ, और हम सब रोगी हैं। हुँ, अब कोई अगर 4-5 बार खाता है तो वो बन जाएगा महारोगी। हुँ, और अगर आप कह रहे हैं कि लोग 8 बार छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा करके हुँ, 10 बार खा लो, हुँ, तो इसका मतलब उनका मन है कि आपको महानतम रोगी बनाने का मन है, और हुँ, कुछ नहीं है। हुँ, It is absolutely against the physiology of the body. हुँ, You can't mix semi cooked with uncooked. हुँ, ध्यान रहे, हुँ, आपके पेट में एक सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है। हुँ, आपने अगर खाना कुछ भी पेट में डाला, तो इमीडिएटली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होकर के एक डाइजेस्टिव प्रोसेस जो बहुत हुँ, सोफिस्टिकेटेड है, हुँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। आप सोचिए इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, इस अग्नि को क्या समझते हैं आप? हुँ, ये अद्भुत है। अभी हम जितनी मर्जी हम साइंस तरक्की कर दें, आप देखो ना, डाल क्या रहे हो? आलू डाल रहे हो, आप टमाटर डाल रहे हो, आप आटा डाल रहे हो, आप चावल डाल रहे हो, और बन क्या रहा है? रस, रक्त, मांस, मेद, हुँ, अस्थि, मज्जा। अभी तो हम एक तरफ पेपर डालते हैं तो वहां चलो पेपर की प्लेट मिल जाती है, तो लेकिन पेपर की प्लेट मिलती है ना, वो ऐसे स्टील की प्लेट तो दूसरी तरफ नहीं निकलती ना, हुँ, पेपर की निकलती है। स्टील डालते हैं तो स्टील की प्लेट निकलती है। यहाँ आप डाल क्या रहे हो मटेरियल, हुँ, और निकल क्या रहा है? सोचो बन क्या रहा है? हुँ, तो आप आपके इस टमाटर से, आपके इस आलू के पराठे से, आपकी इस पालक से उधर खून बन रहा है, हुँ। मांस बन रहा है, आप रिकमेंड नहीं करते मेद हर बन रहा 2-2 है। घंटे में तो खाना खाना। डेफिनेटली ये इतना कॉम्प्लेक्स है, हुँ, और ये सारा व्यापार कौन करता है? अग्नि। हुँ, ये अग्नि जो है ना, प्रतिमा जी, आज चलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ हुँ, कि हमारा शरीर पंचभौतिक है, हम सब बोलते हैं। हुँ, 5 तत्वों से बना है ना, बना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हुँ, इन 5 तत्वों की अपनी इंपॉर्टेंस है। इन पांचों तत्वों का ही होना जरूरी है जीवन के लिए। हुँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आपने 25 साल से आप आयुर्वेद पढ़ हुँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 8-9 साल पहले बीएमएस एमडी करके आए हैं, हुँ, एक तत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं मैं कौन सा तत्व टिक करूंगा? हुँ, अग्नि तत्व। हुँ, अग्नि तत्व। हुँ, हमारे आचार्य चरक लिखते हैं, हुँ, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा, हुँ, ओजस तेजो अगण्य है, और प्राणाश्च उक्ता दे अग्नि हेतु का। ये चरक का है, आचार्य चरक लिख रहे हैं, हमारे भगवान, फादर ऑफ मेडिसिन। हुँ, वो कहते हैं आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम, एक व्यक्ति की आयु कितनी होगी, उसका वर्ण कैसा होगा, उसका बल कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उत्साहो उपचय प्रभाव, उसका काम करने के प्रभाव उत्साह कैसा होगा, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसका प्रभाव, उसका ओरा कैसा होगा, ओज, उसकी इम्यूनिटी कैसी होगी, हुँ, उसका तेज, उसकी अग्नि बल कैसा होगा, उसका जो अगण्य। प्राणाश्च उक्ता, यानी कि यहां तक कि प्राण उसके कब तक रहेंगे, उसका हेतु कौन बनेगा? तो जवाब में एक चीज निकल के आती है, अग्नि। अब सोचिए, अग्नि इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग कि आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ओज, तेज, अलग तरह की अग्नियां जो होती हैं, धात्वाग्नि, ये सब कुछ किस पर निर्भर करती हैं? हमारी जठराग्नि, पेट की अग्नि पर निर्भर करती हैं। एक सूत्र और बोलूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद का श्लोक है, शांत अग्नियों में रहते। ये अग्नि है जिसके शांत होने पे आदमी मर जाता है। तो हम लोग सामान्य भाषा में क्या बात करते हैं? ठंडा पड़ गया भाई। क्या बोलते हैं? ठंडा पड़ गया, मतलब अग्नि तत्व खत्म। शांत अग्नियों में रहते, ये अग्नि है जिसके शांत होने पे आदमी मर जाता है। और युक्त चिरंजीवत्य नाम है, और जब तक वो अग्नि युक्त है तब तक वो चिरकाल तक जीवित रहता है। जितना बड़ी समझ है, बस अग्नि रहनी चाहिए। और रोगी स्याद विकृति, और जो अग्नि की ही विकृत होने पे आदमी रोगी बन जाता है। तो मूलम अग्निम तस्मिन् उच्यते, इस शरीर का यदि कोई मूल है, कोई जड़ है, तो वो क्या है? अग्नि है।
इसी अग्नि के शांत होने पे आप मर गए। जब तक अग्नि है आप जीवित हैं, और यही अग्नि जब विकृत हो गई तो वो आप रोगी बन जाते हैं। इसी शरीर का मूल। तो इसलिए चरक ने बोला कि वो व्यक्ति जो स्वास्थ्य परिपूर्ण, मतलब स्वास्थ्य से भरी हुई दीर्घायु की कामना करता है, लंबी आयु की कामना करता है, उसको सदैव अपने अग्नि बल की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि उसकी अग्नि जो है वो मंद पड़े। ठीक है। और आप सोचिए कि अग्नि बल की रक्षा करनी थी, लेकिन आपकी डाइटिशियन ने, प्रतिमा जी, आपकी डाइटिशियन ने आपको कहा अगर पतला होना है तो पानी खूब पिया करो। अब सोचो, अग्नि की रक्षा करनी थी तो अग्नि का सबसे बड़ा ओपोनेंट कौन है इस विश्व का? पानी। पानी। अब पानी अधिक पी रहे हो, अब सोचो आप कर क्या रहे हो। और फिर अगर आप बीमार ना पड़ो, आप कमजोर ना रहो, तो किसकी गलती? तो वेट कम करने का आपके पास कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल है ना। डाइट के माध्यम से या कैसे, क्या है वो भी बता दो, क्योंकि ज्यादातर लोग मोटापे से ही ग्रस्त हैं। देखिए सीधी सी बात है, पहली बात तो प्रतिमा जी, वेट कम करने का कोई चमत्कारिक नुस्खा किसी के पास नहीं है। अगर आप किसी ने बिजनेस करना है, अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, वो जो मर्जी कहता रहे, लेकिन मैं 25 साल का प्रैक्टिशनर हूँ, आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर हूँ। डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में ईश्वर की दया से लाखों करोड़ लोगों तक अपने अच्छे संदेश, सच्चे संदेश पहुंचा चुका हूँ। अगर किसी ने पतला होना है तो उसको अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करना होगा। नंबर 2, उसको अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आपको मैं ये कभी राय नहीं दूंगा कि आप घी छोड़ करके और आप तला भुना छोड़ करके आप इनसे दूरी बनाओ, और उसके बाद आप जो है और अपने को हंगर स्ट्राइक में रख के क्रैश डाइटिंग करके अपने को कमजोर करो। ये मैं कभी एडवाइज नहीं करता। खाना पीना हमेशा उतना होना ही चाहिए जो शरीर की पूर्ति, जो शरीर को पोषण दे सके। तो अगर आपने पतला रहना है तो हाँ, एक चीज बड़ा क्लियर समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड है। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे सब लोगों ने कहा कि फैट को हटा दीजिए, और अफसोस होता है, रियली दुख होता है जब ये सुनने को मिलता है कि आप एक थोड़ा सा सब्जी में छोका ही तो बचा था जिसमें थोड़ा तेल घी डाल लेते थे, अदरवाइज अब ऊपर से तो घी तेल कहाँ लोग ले रहे हैं? उस छोके को भी कहने लगे लोग कि पानी से छोका लगाओ, तेल से क्यों लगा रहे हो? कहीं तो कार्ब्स भी मना कर देते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए कि घी तेल तो आप पूरी तरह से रिजेक्ट करते जा रहे हैं ना। क्या बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? क्या जोड़ों को तरावट नहीं चाहिए? क्या ब्रेन जो है उसको तरावट नहीं चाहिए? क्या सर्कुलेशन के लिए, बॉडी के लिए तरावट नहीं चाहिए? पर घी भी तो अब लोगों को पता नहीं है कि खाना क्या है। नहीं, वो मसले में भी तो पता नहीं कुछ भी देखिए बेचा जा रहा है ना प्रतिमा जी, मार्केट में। आप चीजों को खराब करते जाएं, कंटामिनेट करते जाएं, अधिक प्रोडक्शन के नाम पे उसे, उसकी नेचुरलिटी, उसकी जो प्राकृतिकता है उसको खत्म कर दें, ये मेरा फेयर नहीं है। मेरा तो ये है कि यस, घी आपका दुश्मन नहीं है, तेल आपका दुश्मन नहीं है, तो बल्कि कौन सा तेल खाना चाहिए? बल्कि मैं कौन क्या सा तेल ये भी बता दो। प्रतिमा जी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सच्ची बोलूं, हमें ये मान के चलना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो हमारा अज्ञात शत्रु है। कार्बोहाइड्रेट, घी कतई हमारा दुश्मन नहीं है, उसको आने दो घर में, ठीक है। और प्रोटीन शुड बी आवर बेस्ट फ्रेंड, उसको जितना वेलकम कर सको उतना लो। आपकी डाइट में जितना प्रोटीन होगा उतना आपकी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस चलेगा, डीजनरेशन कम होगा। तो प्रोटीन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, घी हमारा दुश्मन नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट हमारा अज्ञात शत्रु है। तो इसलिए हमें अब हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट की, वो हमें कम करनी चाहिए। अगर मोटा मोटा टेक अवे की बात करें कि कुछ तो ऐसा बताओ कि लोगों को फटाफट शुरू करें, तो 5 चीजें आप अगर सीधा सीधा कम कर लें तो मोटापे से बच सकते हैं। नंबर 1, चीनी। अब चीनी मत डालिए ऊपर से, किसी चीज में मत डालिए, ठीक है। नंबर 2, चावल। नंबर 3, गेहूं। अब आप कहेंगे ये कैसे करें, तो आप मिलेट्स की तरफ जाइए, आप जौ खाइए, बाजरा खाइए, रागी खाइए, तो आप शक्कर, बेसन की ब्राउन रोटी शुगर खाइए, वगैरह खा सकते हैं। तो हाँ खाइए, क्या दिक्कत है। तो आपको ये गेहूं चावल। फिर चौथी चीज, अगेन सरप्राइजिंग, दही हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं हटा दें। दही मोटापा करती है। मैंने बोला ना कि दही, देखिए, पित्त अस्र शोथ मेदा कप्रदम,
पित्त को बढ़ाने वाली है, रक्त को दूषित करने वाली है, सूजन को बढ़ाने वाली है, मैदा मीन्स फैट को बढ़ाने वाली है और बहुत अधिक कंज्यूम की जा रही है। मतलब क्योंकि सबको क्या है, एक ऐसी चीज मिल गई जो बनी बनाई आ जाती है। आपने किसी गेस्ट को बुलाया तो आपको लगता है चलो एक सब्जी, एक दाल, एक दही, 3 आइटम हो गए। रात में भी दही खिलाते हो खूब बढ़िया, और दही भी देखो सुंदर से बाउल में ऐसे पड़ी होती है जिसमें बहुत अच्छी डिसेंट सी पड़ी होती है। वो बहुत बड़ी कल्प्रिट है, वो सबको बीमार कर रही है, सबको बीमार कर रही है। सूजन पूरे, जिनको आपको सूजन, हर व्यक्ति आज, और स्पेशली जो हमारी लेडीज हैं, बहनें हैं, उनको तो सूजन है, पैर लटका के बैठेगी, पैर सूज गए, सुबह उठती है तो मुंह सूजा होता है, थायराइड की पेशेंट होती है, कहीं ना कहीं आर्थराइटिस के पेशेंट होती हैं। मतलब इन्फ्लेमेशन तो बॉडी में कहीं ना कहीं होता है, और ये जो है तो शोथ करती है। दही तो कहीं भी सूजन होगी तो उसे बढ़ाएगी। मैदा फैट को बढ़ाने वाली होती है। कफ, आप मोटापे की बात करते हैं तो मोटापे का शरीर मीन्स कफ का शरीर, तो कफ को बढ़ाने में तो अग्रणी द्रव्य है दही। तो चौथा आइटम दही, एंड उसके बाद नंबर 5 पे आलू। मैं बोलता हूँ आलू है बहुत चालू। तो 5 चीजें, नंबर 1 चीनी, नंबर 2 चावल, नंबर 3 गेहूं, पहली चीज मैंने चीनी बताई, दूसरी मैंने चावल बताई, तीसरी गेहूं, चौथा जो है दही, और 5वां आलू। आप 40 दिन का एक चलिया रख लीजिए किसी के नाम पे, जिसे भी आप मानते हैं, ठीक है। 40 दिन का चलिया रखिए, और सुबह 1 घंटा जो है वो वॉक कीजिए। दौड़ भी नहीं बोल रहा हूँ, वॉक कीजिए, वहां भी अलग कंसेप्ट चलता है। तो आप वॉक कीजिए बस 1 घंटा, और देखिए आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि बड़ा फैट आपका फिक्स हो गया, नहीं जा रहा है, तो उसमें यकृत सार, हमारी आयुर्वेद की एक टैबलेट आती है, वो साथ में जोड़ लीजिए। त्रिफला गुगलू की गोली आती है, वो साथ में जोड़ लीजिए। आपके कोलेस्ट्रॉल, जो डिसलिपिडीमिया होता है, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, आपके ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं, एलडीएल बड़ा होता है, वो सब भी अच्छे से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। के लिए बड़ा इजी ड्रग अवेलेबल है मार्केट में आजकल, ओजेम्पिक और मुंजारो। धड़ल्ले से लोग ले रहे हैं, इंजेक्शन लगातार लगवा रहे हैं हर हफ्ते में 1 बार, और बढ़िया वेट लॉस कर रहे हैं। बढ़िया वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन जब वो इंजेक्शन कुछ दिन लगवा लेते हैं, वेट लॉस हो जाता है, तो चक्कर खा के तो फिर हमारे पास ही आते हैं। फिर उनको सिर दर्द जो रहते हैं वो तो हमारे पास ही आते हैं। फिर वो जब खूब पेशेंट आ रहे हैं, फिर उनको आईबीएस बन जाता है। क्योंकि क्या हुआ है उनको, वो खाना खाया और इंजेक्शन लेके फिर उनको दस्त लग रहे हैं, उनको उल्टियां लग रही हैं, वो कुछ अंदर जाने नहीं दे रहे। अरे भाई, ये जो हमारा शरीर है, क्या इसे पोषण नहीं चाहिए क्या? इसकी अग्नि को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए, अरे उसमें तो अनाज तो डालना पड़ेगा ना, दाना तो डालना, ईंधन तो डालना पड़ेगा ना। आपकी हर एक कोशिका जो है उसमें अग्नि कर्म चल रहा है भाई। आप देखिए ना कि आपने खाया, मैंने बताया कि आपने चावल खाए, आपने आटा खाया, आपने सब्जी खाई, दाल खाए, वो यहाँ पेट तक वो आहार रस बन गया, उसके अंदर जा रहा है, अब वहां से रस बन रहा है, तो अंदर की अग्नि है जिसे हम बोलते धातु अग्नि बोलती है, वो उस आहार रस को लेती है और लेकर के उसे पकाना शुरू करती है, तो उसे रस में कन्वर्ट करती है। ऐसे ही वो आहार रस को रक्त धातु लेती है, रक्त धातु की अपनी रक्त अग्नि है, वो उसे पकाती है। कब तक? जब तक वो रक्त ना बन जाए। आपको दूध उबालना है कि उससे रबड़ी बनानी है कि उससे घी बनाना है, वो सब आप बनाएंगे, लेकिन नीचे क्या चाहिए आपको? अग्नि। और वो अग्नि कब तक जलेगी? जब तक सिलेंडर में गैस है। आप सिलेंडर में गैस ना पहुंचने दें और उसमें पहले से ऊपर नीचे लीक कर दें उसको, तो फिर आप सोचेंगे वो अग्नि जलेगी, वो अग्नि जलेगी नहीं। प्रतिमा जी, 400 वर्ष है हमारी वैदिक आयु, वैदिक आयु 400 वर्ष है, लेकिन हमारे इन्हीं गलत कामों की वजह से आज 75 पहुंचना मुश्किल हो रहा है। जैसा आपने कहा कि भाई हमारी बड़ी आदत हो गई कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है झटपट से गोली खा लेते हैं और लगता है कि चलो ठीक हो गया। अब हमारी किचन में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हमें इक्वली बेनिफिट भी दे सकती हैं, हमें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। 90% प्रतिमा जी, 90% बीमारियों में आपको डॉक्टर देख के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप वास्तव में आयुर्वेद को माध्यम बना करके, जो आपके घर किचन में जो काली मिर्च है, जो धनिया है, जो अजवाइन है, जो जीरा है, जो चाय की पत्ती है, उनके अगर आप यूजेस सीख लें तो 90% आप अपनी डे टू डे लाइफ की और जो सीजन के वेरिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उनको आप किचन से सॉर्ट आउट कर सकते हो।
जैसे लूज मोशन सपोज किसी को लग गए हम्म, तो चाय की पत्ती का पानी उबाल के पिए। देखिए कितना अच्छा है। पानी नहीं पीना आपको, हम्म, आपको चाय की पत्ती फाकी मारनी है हाँ, बस। फक्का मार सकते हैं। हाँ, आप चाय बना के मत पीजिए, आप बस चाय की पत्ती को आप पानी के साथ, ताजे पानी के साथ, आप गर्म पानी में उबाल लिया फिर तो आपने चाय ही पी ली, वो नहीं। आप चाय की पत्ती का आधा चम्मच दिन में 2-3 बार अपना फाकी मारिए। आप इन जनरल पहले लोग ईसबगोल घर में रखते थे, ईसबगोल की भूसी दही में मिला के 2 बार खाते थे तो ठीक हो जाता था। तो उस समय थोड़ा खाने पीने पे परहेज रखते थे तो ठीक हो जाता था। तो हर चीज, काली मिर्च अद्भुत। मैं कहता हूँ कि आप काली मिर्च की बात कीजिए, आपको 100 बीमारियां मैं काली मिर्च से ठीक करके दिखाता हूँ, केवल काली काली मिर्च से। मिर्च से कौन-कौन सी बीमारियां? आज के टाइम पे देखिए, अर्टिकेरिया जो स्किन की एलर्जी है वो बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि अचानक से छपाके निकल आती है, दाफड़ निकल आते हैं, कहीं पे भी जो एचिंग शुरू हो जाती है, उसे अर्टिकेरिया बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा में उसे शीत पित्त बोलते हैं। और उसके लिए प्रतिमा जी लोग मतलब बहुत सारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन और बाद में स्टेरॉइड्स तक पे आ जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एलोपैथिक भाई हैं, हमारे डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कितने साल बाद ये ठीक होएगी या होगी कि नहीं होगी। ऐसी बीमारी आप जानते हैं 75% पेशेंट को तो पहले 15 दिन में ही ठीक हो जाती है काली मिर्च से। काली मिर्च का पाउडर तैयार करो, आधा चम्मच पाउडर, आधा चम्मच देसी घी मिला करके सुबह खाली पेट खा लो फ्रेश होने के बाद। ऐसे ठीक हो जाएगी। अर्टिकेरिया यानी कि छपाके निकलना, दाफड़ निकलना, ठीक है, अचानक से इचिंग हो जाना, रैशेज निकल जाना, सब बंद हो जाता है। तो काली मिर्च का पाउडर और साथ में जो है देसी घी सुबह खाली पेट। बहुत सारे लोग आज हमारे जो है एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान है कि अचानक से उन्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, जैसे सुबह स्नान करके बाहर निकले या ठंड से गर्मी में गए, गर्मी से ठंड में आए। कई लोग होते हैं जिनको छींक भी आती है तो 1-2 बार ही नहीं आती है, हाँ, वही एग्जैक्टली, फिर 10-15 बार, 50 बार। तो अब और वो भी एंटी एलर्जी खा रहे होते हैं। तो उनको भी मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट है कि आप काली मिर्च का पाउडर तैयार करें और जैसे 50 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम बताशे, जो सफेद वाले हम अक्सर प्रसाद में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 50 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम बताशे पाउडर बना के रख लीजिए घर में, और रात में सोते समय हल्दी वाले दूध से 1 चम्मच वो पाउडर जो खाना शुरू कीजिए। आप देखिएगा महीने 2 महीने में आपकी एलर्जी कहाँ गई। अच्छा, एसिडिटी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उल्टा-पुल्टा खाते हैं, गलत टाइम पे खाते तो फिर एसिडिटी होती है, सीने में जलन, वो खट्टी डकार और ये सब चीजें लोगों को अब फेस करनी इसमें 2 पड़ती है। चीजें बहुत काम करती हैं। एक आपकी अपनी किचन का धनिया, आप धनिया जो है भिगो करके सुबह उसका पानी पीना शुरू कर दीजिए मसल करके, ठीक है। दिन में जो है पुदीने का अर्क ले आइए, तो आप 4 बूंद पुदीने का अर्क जो है 2-3 बार 4-4 घंटे के गैप पे आप ताजे पानी में आधा कप में डाल के 4 ड्रॉप्स पीना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा 15 दिन में एसिडिटी कहाँ गई। अच्छा। लेकिन एक चीज मैं प्रतिमा ये कहना चाहूंगा, ये एसिडिटी, ये गैस, ये कॉन्स्टिपेशन, ये आपको आज ले रहा है कि आपकी खाने पीने की हैबिट ठीक नहीं है आपका। अब उसमें भी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, क्वांटिटी में भी आप ओवर ईटिंग कर रहे होगे, कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है 2 चीजें वो खा रहे हैं जो साथ में नहीं खा सकते, ठीक है। फिर आपका खाने खाने का समय कहीं ना कहीं गड़बड़ आप करते हो, या खाना खाने का तरीका। 5वां पॉइंट उस समय रह गया था हमारा, खाना खाने का तरीका इज इक्वली इम्पोर्टेंट। वो ये कि जो हमने बोला था ना कि खाने के 2 पार्ट, एक सॉलिड एक लिक्विड। अगर आप सॉलिड को पीते हैं और लिक्विड को खाते हैं, कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड को इतना च्यू करना है कि जब वो ओइसोफेगस फूड पाइप को क्रॉस करे तो वो पानी सा बन के करे। मतलब आपने इतना उसको क्रश कर दिया कि वो काफी डाइल्यूटेड फॉर्म में आ गया। इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। और पानी को खाने का मतलब है कि आपने पानी उठाया, एक सिप लिया, वापस एक गिलास रख दिया, अगेन हैव 1 सिप ऑफ वाटर, फिर रख दिया। इसे बोलते हैं लिक्विड को खाना। तो अगर खाना खाने का यह तरीका है तो आप साधारण खाना खाइए, कोई बात नहीं, आप देखना बलिष्ठ होंगे, पचेगा, वो शरीर को लगेगा। तो हमारे एक कहावत है कि आपने क्या खाया, कितना खाया इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कैसा पचाया इज इम्पोर्टेंट। तो ये 5 चीजों को ध्यान रखिए। ये तो हम रेमेडी बता ही रहे हैं कि कभी हो गया, लेकिन आपको रूट को ही देखना है कि ऐसा ना हो कि आपको हमने रेमेडी बता दी तो आप कहेंगे यार धनिया का पानी सुबह पी लेता हूँ, और नहीं लोग कर रहे हैं। गैस का आजकल कैप्सूल गोली चलती है, वो लेते हैं और फिर दिन भर समोसे खाते हैं। डेली हो गए। लेकिन आप जानते हैं जितने पीपीए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, जितने एंटासिड्स हैं, दे आर लाइक एनाल्जेसिक के बाद जो पेन किलर हैं, उनके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण बन के निकल के आ रहे हैं क्रोनिक डिजीज में, किडनी को खराब कर रहे हैं।
ये जिन एंटी एसिड्स ये को आप डेली गोलियां 10 दवा साल करें। 15 साल से ऐसे खाए जा रहे हैं ना, हाँ अब रिसर्च बता रही है कि वो पेन किलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण बन के आ रहे हैं किडनी डिजीज का। कितनी डैमेज हो रही है। इतना आसान नहीं है, नहीं हम्म, तो सारी दुनिया ना ले लेती। नींद की गोली खा के आप सो रहे हो, हम्म, ठीक है, अगर उसके साइड इफेक्ट ना होते तो फिर तो हर व्यक्ति क्या 2-4 रुपए की गोली है, खाएगा सोएगा मस्त होकर सोएगा। कैंसर भी बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है, वो फिर सोचते रहते हैं कि कैसे हुआ, क्यों कैंसर हुआ। का सीधे सीधे संबंध है प्रतिमा जी केमिकल से। हम्म, whenever you put extra chemical undesired chemical into your body, बॉडी सेल्स जो है उसे रिएक्ट करते हैं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। उनका इरिटेशन जो होता है वो सेल डिवीजन के रूप में, एक्सेसिव एग्रेसिव सेल डिवीजन के रूप में हमें देखने को मिलता है, एंड दैट इज कैंसर। तो कैसे बचने के लिए क्या सीधी कुछ सी हम बात है, कर सकते हैं? मैंने तो कहा ना 5 तत्व से प्रकृति बनी है, 5 तत्व से काया, हम्म, और प्रकृति के इन्हीं 5 तत्वों में स्वस्थ सुखी जीवन का मंत्र समाया। तो प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, कहाँ कैंसर होगा। पहले प्रतिमा जी कहाँ कैंसर होते थे, कैंसर के नाम पे शहर डर जाता था कि एक व्यक्ति फलाने को कैंसर हो गया। आज घर घर में कैंसर हो गया। पहले कैंसर पेशेंट को बताया नहीं जाता था कि कैंसर हो गया, आज तो वो जाता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वहां पे उसे एक उसका नंबर होता है, 150वां नंबर और 200वां नंबर। अभी तो 150 लोग और लाइन में खड़े हैं। इट हैज बिकम सो कॉमन। और रीजन मैंने आपको बता दिया, केमिकल्स, केमिकल्स का इनटेक। आप केमिकल इनटेक बंद कीजिए अपना, कोई बात नहीं, आपको कोई सेल आपका नाराज नहीं होगा। भाई सेल जो है वही तो टूट फूट मचा रहा है ना, वो डिवीजन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि मतलब उसको बट एक आम इंसान मतलब क्या कैसे पता लगे, उसको लगेगा कि भाई मैंने केमिकल इनटेक क्या कर लिया है या कैसे कर लिया है, अब वो कैसे डिफाइन करे? अरे देखिए प्रतिमा जी, 3 चीजें से मैंने बताई आपको। नंबर 1, आप खाना पीना खाते हैं तो ट्राई टू ईट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, होम कुक्ड। आप ये बताइए कि बाहर आप जब खाना मंगाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो ताजा बना होगा। पता नहीं कितने महीनों से डीप फ्रीजर में आज के रखते हैं। टाइम पे देखो, मैं ऐसे कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जो है डीप फ्रीज किया हुए दालें आपको मिलती है, 2 महीने बाद आप वो पैकेट गर्म पानी में डाल करके और आप दाल खा रहे हो। तो ये कोई फ्रेश है? कोई मजबूरी है, किसी को युद्ध पे जाना है और तो कुछ मिलना नहीं, तो आप भुने चने लेके जाइए, लेकिन ये दाल लेके जाएंगे क्या, मतलब 2 महीने पुरानी। आप सब्जी खा रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे रात में 11 बजे खाना खाने जाते हैं, आप लास्ट होते हैं, आप 5 आदमी होते हैं, 5 लोग अलग अलग चीज मांगते हैं, पालक पनीर, दाल मखनी, ये और सब आता है, एंड उसके बाद वो आपके सामने शटर डाउन करता है, अपने क्लोज करता है। आपने तो नहीं देखा कि कोई चीज बाहर फेंकी जा रही है, कहीं जा रही, कि अब ये आज जो बचा है वो सब वेस्ट हो गया। तो कब का कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, क्या नहीं होता, तो मतलब सीधी सी बात है, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। तो आपका पहला स्टेप तो ये है, क्योंकि वहीं से ही गलती शुरू होती है जब आप बाहर का खाना पीना खाते हैं, तो आप अपने घर का बना हुआ साफ सुथरा फ्रेशली मेड फ्रेशली कुक आप फूड खाएं। नंबर 2, फिर आप जो प्रिजर्व्ड चीज़ें होती हैं या जो भी बोतल बंद चीज़ें होती हैं, पैक्ड चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करें। जितने भी देखिए हम बाहर से चीज़ें ला के खाते हैं वो सब ठीक नहीं है ना। दूध हमारे घर में हमको बचाना जो है वो कितना मुश्किल होता है गर्मी के दिन में, तो अगर आप गलती से 3 घंटे के लिए दूध बाहर भूल गए तो फट जाता है दूध। अब सोचिए कि हमारे इंडिया की कंडीशंस में कहाँ से दूध चला होगा, कहाँ उनके कलेक्शन पॉइंट्स होंगे, कलेक्शन पॉइंट से कहाँ उनकी प्रोसेसिंग है, और किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। प्रतिमा जी, बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं जाती लेकिन समझी जाती हैं। आज के टाइम पर टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो इंडिया में है, हमारा पशुधन उससे आधा भी नहीं है। अगर हम दुधारू जानवर जो हैं उनके पूरा हम कैलकुलेट कर लें और फिर हम मिल्क प्रोडक्शन को कंपेयर करें तो 50% भी नहीं है। तो मतलब 50% दूध तो एकदम कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार हो रहा है। और फिर हो क्या रहा है, फिर बुरा कौन? दूध। दूध तो बहुत खराब करता है। अरे वो दूध है कहाँ, वो घी है कहाँ, वो तेल है कहाँ, रिफाइंड। आपने तेल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो तो खत्म कर दिया। आप
रिफाइंड में अचार को प्रिजर्व करके दिखाइए। आपके देखिए तेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ताजा खाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैंने दो शब्द बोले, एक तेल और एक ताजा खाना है। तेल जो है वो क्या है, तेलम वात हरानाम श्रेष्ठम, ये तेल वात को हरने में श्रेष्ठ है। अब वात क्या है, आज आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया हुआ है, कम से कम 3 चीजें तो सीख लीजिए कि एक आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे शरीर में 3 एनर्जीज हैं जिनका नाम है वात, पित्त और कफ। हमने सुना है ना बॉडी टाइप, वात है, पित्त है, कफ है, तो होती तीनों है सब में, लेकिन किसमें कौन सा दोष डोमिनेट कर रहा है, कौन सी एनर्जी डोमिनेट कर रही है, उसके हिसाब से हम बोल देते हैं कि इसका बॉडी टाइप वातिक है। लेकिन हैं सब हम त्रिदोष है जी, हम सबके शरीर में वात, पित्त, कफ है। वात बेसिकली सारे मूवमेंट्स जो हमारे हैं, हमारे चलने से लेके हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे नर्व इम्पल्स का मूवमेंट, हमारे लिम्फ का मूवमेंट, एक सेल से दूसरे सेल जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब मल का होना, मूत्र का होना, दिल का धड़कना, ये सब वायु के काम है। वात के बिना जो है गति नहीं है। जो हमारी बॉडी की हीट है, मेटाबॉलिज्म है, दैट इज बाय पित्ता। और जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हमारा बल है, दैट इज बाय कफ। तो तीनों के हमारे काम हैं, तीनों हमारे लिए एसेंशियल हैं। तो इन तीनों का समावस्था में रहना, हार्मोनाइज्ड रहना इज द स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी कि इन तीनों का बैलेंस जो है वो हेल्थ है। और इन तीनों का बिगड़ जाना वो हमारा रोग है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, रोगस्तु रोग है दोषों की विषमता, उनका हार्मनी से बाहर निकल जाना, जितना प्रमाण शरीर में होना चाहिए उससे ऊपर नीचे हो जाना। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, और दोष साम्य आरोग्यता, दोषों की समता क्या है, वो आरोग्यता है। और विषम हुए दोषों को वापस से सम करना वो चिकित्सा है। सिंपल। आयुर्वेद के हिसाब से रोग क्या है, दोषों की विषमता, स्वास्थ्य क्या है, दोषों की समता, और विषम हुए दोषों को सम करना क्या है, चिकित्सा। अब वो सम करने के लिए उसका खाना पीना ठीक कराइए, उसकी जीवन शैली ठीक कराइए, और अधिक विषम है तो कुछ नेचुरल हर्बल मेडिसिन दे दीजिए। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। अब इसमें भी वात, पित्त, कफ है। अब वात, पित्त, कफ में वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है। वात कम है, पित्त कम है, कफ कम है। कभी वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं, कभी वात अधिक बढ़ा हुआ है, पित्त, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो एक मेरे जैसा छोटा सा शिष्य वो पहुंच गया जी आचार्यों के पास, हमारे जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे, कि भाई ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहा है बीमारी के, तो कोई एक सीधा सा कोई सूत्र दे दीजिए जिससे मैं अपने भैया प्रतिमा जी को ठीक रखूं, अपने लोगों को ठीक रखूं। तो फिर एक सूत्र निकल के आया आयुर्वेद में, वो कहते हैं कि सुनो, पित्तम पंगु कफे पंगु पंगवो मल धातुवा वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदुवत। वो बोलता है कि पित्तम पंगु कफे पंगु, कहता है कि छोड़ो यार, तो पित्त कफ का चक्कर ही डॉक्टर साहब छोड़ दे, भूल जा पित्त कफ को। पित्तम पंगु का, ये पंगु है, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, बस टपकते रहते हैं। पित्तम पंगु कफे पंगु वो मल धातु, शरीर को मलिन करने वाले 3 मल और शरीर को धारण करने वाले 7 धातु भी पंगु हैं। ये सब किसके नियंत्रण में है, वात के नियंत्रण में है। तो वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदुवत। और वायु इन पे कैसे कंट्रोल कर रही है, जैसे आकाश में बादलों पे जब बादल आते हैं काले काले, तो हम लोग सब लोग फटाफट अगर कपड़े उपड़े या कोई सामान छत पे होता है तो भगाते हैं ना कि बच्चों को जल्दी हटाओ, बारिश आने वाली है, और हवा आती है और बादलों को ले जाती है, कोई बारिश नहीं। तो जैसे वहां पर वायु कंट्रोल कर रही है बादलों पे, ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो मेन कल्प्रिट है, जो रोग उत्पन्न करने वाले 3 दोष जो उनका बॉस है, वो कौन है, वात दोष। तो इसलिए बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे तो बस वो वात पे नजर रखे। ये और वात को एक लगाओगे तो जो पीछे के गुर्गे हैं 2 पित्त का, वो तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो वात को पकड़ो। और जब वात को पकड़ने की बात आई तो एक सूत्र, सिंपल सूत्र आया कि तैलम वातराणाम श्रेष्ठम, कि जो तेल होता है वो वात को हरने में
श्रेष्ठ होता है। इस सृष्टि में तेल ही है जो वायु को कंट्रोल करके रखता है, आपको रोगों से दूर रखता है, मेन कल्प्रिट को बढ़ने नहीं देता, प्रकोपित नहीं होने देता। ठीक है, अब आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों। फिर एक सूत्र, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशस्य। कहने का मतलब है कि हमेशा समान से, इक्वल से समान की वृद्धि होती है। सर्वदा सर्वभावानाम, कोई भी भाव हो उसमें समान से वृद्धि होती है और विपरीत से उसका ह्रास, उसकी कमी होती है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके स्टूडियो आया, ठंड लग रही है, तो आप कहेंगे भाई सुनो डॉक्टर साहब, एक अंदर बैठो, आप हीटर चल रहा है वहाँ पे, तो आपने या तो विहार से या मेरे को गरम गरम कॉफी पिला करके मेरी ठंड को, विपरीत गुण है ना, मुझे ठंड लग रही थी, आपने मुझे गर्म चीज ऑफर की तो मुझे ठंड को हो गया। और अगर मैं ठंड लग रही है और मुझे आप एसी रूम में बिठा दें या मुझे कोल्ड ड्रिंक भिजवा दें तो मेरी ठंड और बढ़ जाएगी, जो ठंडक का गुण है और बढ़ जाएगी। तो जब हम वात दोष की बात करते हैं कि वात दोष को दबा के रखना है, तो आपको वात के गुण सोचने हैं कौन से हैं और उन गुणों के विपरीत कौन से गुण हैं, उस द्रव्य का चयन करना है। तो वात के जो 6 गुण हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं, तत् रुक्षो लघु शीत खरे सूक्ष्मश्चलो अनिला। अगर आप सृष्टि में एक चीज ढूंढेंगे जिसके गुण पूरे के पूरे वात के गुण के विपरीत हैं तो वो है तेल। तो इसलिए तैलम वात राणाम श्रेष्ठम। जब वायु कैसी होती है, रूखी होती है, जब सुखाती, तेल हवा चलती है तो क्या होता है, सब सूखता है ना, तो आप क्या लगाते हो, लुब्रिकेंट लगाते हो, तेल लगाते हो। तेल जो होते हैं वो कैसे हैं, भारी होते हैं। कोई सब्जी में तेल घी अधिक हो, हम कहते हैं बड़ी हैवी था आज। और एयर कैसे होती है, लाइट होती है। तो दैट हैवीनेस ऑफ ऑयल किल्स द लाइटनेस ऑफ एयर। तेल तासीर में कैसा है, गर्म है, हवा तासीर में कैसी है, ठंडी है। तो कट शॉर्ट करता हूं, तो तेल को हम वायु सप्रेशन में इस सृष्टि की सबसे अच्छी चीज मानते हैं। लेकिन अब देखिए दुर्भाग्य, आज के लोग जो है ना तेल खा रहे ना तेल लगा रहे, तो वात दोष सबका बढ़ा हुआ है, सब बीमार है। आज ये भी एक टेक अवे है कि तेल से नाता जोड़ो, रोगों से नाता तोड़ो। आपको तेल खाना भी होगा, आपको तेल लगाना भी होगा। आप सारे ऐसे फंडे बता रहे हैं जो हर कोई कहता है कि नहीं करने चाहिए। हाँ, तो बीमार हैं, अब उनके फंडे मान मान के तो आज सारे हॉस्पिटल में पहुंच गए हो ना। अब 5 साल मेरे मान लो, क्या पता हॉस्पिटल से बच जाओ। प्रतिमा जी, एक बात है, देखिए बहुत हम लोग व्यवहारिक लोग हैं और मैं आपको कोविड के समय से देख रहा हूँ, हम लोगों ने मतलब आपने भी हमने भी जान हथेली पे रख के हम कूदे उस समय, सैनिकों की भांति गाड़ी से निकल के, और लोगों को समझाना कि डरने का समय नहीं, करने का समय। मुझे पता है आपने कितना काम किया, हमने कितना काम किया। देखिए हमारा तो ये है कि अगर आज के जो चलन है चल के आप तेल घी छोड़ के, पता लग रहा है कि साहब हमारे बड़े तो नहीं समझ थी उनको, वो तेल घी खूब खाते थे, गुड़ में शक्कर में और घी डाल के खूब खाते थे। ठीक है, तेल ये दूध पीते थे इतना, तो वो तो बेचारे 50 साल में चले जाते थे, 60 साल में चले जाते थे। अब तुमने तो नहीं पिया और तुम तो 120 साल जी रहे हो। तब देखते हैं अब आपकी बात कौन कौन लोग मानेंगे और उनको क्या कुछ फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है क्योंकि बातचीत हमारी इतनी ज्यादा जब तक हम करते रहेंगे तो ना जाने कितने दिन बीत जाएंगे, लेकिन ये बातचीत खत्म नहीं होगी। प्रतिमा जी, मैं तो चाहूंगा आप, क्योंकि ये बहुत पसंदीदा मेरा चैनल है, मैं सैकड़ों बार इस पे आया हूँ, हर महीने हमें जो है हेल्थ को लेके इस तरह का जो मिथ बस्टिंग होता है ना, जो भ्रमों को दूर करे, हम वट एवर वी विल टॉक ना, हम वो बात करेंगे जिसका, अगर कोई आपको लेटर भेजता है ना कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि दही गर्म होती है, तो हम उसे जवाब दे सकें कि चरक संहिता अध्याय ये सूत्र नंबर ये। देखो, चरक को, सुश्रुत को, वाग्भट को, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, ये लघुत्रयी, वृत्रयी, ये हमारे 6 ग्रंथ हैं, और अथर्ववेद। अब इनको कोई नकार नहीं सकता, तो हम लोगों तक एकदम सच पहुंचाएंगे, और ऐसा सच पहुंचाएंगे जो मेरे द्वारा मतलब फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसमें आज से मतलब बिल्कुल हर व्यक्ति को सुबह उठ करके केवल 1 गिलास पानी पीना है, 4 गिलास नहीं पीना है, 1 गिलास पीना है। 4 गिलास पीना मतलब अपने को बीमार करना। नंबर 2, भोजन के साथ 1 गिलास पानी पीना है, लेकिन कैसे पीना है, मुहुर मुहुर वारी पीबे तबुरी,
बार-बार पानी पीना है। हर 2-3-4 बाइट के बाद 1 सिप पानी, हर 2-3-4 बाइट के बाद 1 सिप पानी, ये। फिर भोजन के बाद 2-2 घंटे के अंतराल पे आधा गिलास पानी, निष्पिपासो अपि पिबेत, प्यास ना हो तब भी पियो। ये 3 एसेंशियल समय है और उसका जब आपको प्यास लगे, आप फ्री हैं, लेकिन आपने आधा गिलास पानी सिप-सिप करके खाना है, पीना नहीं है। पीना नहीं, खाना है। तो बस आप मतलब समझ गए आप कि पानी खाना है, कि आपकी प्यास बुझे, आपका गला, आपका मुँह जो सूख रहा है, वो तर हो, लेकिन आपका जो भोजन है, वो ना तो वहाँ अग्नि मंद पड़े, ना वो समय से पहले आगे धकेल दिया जाए। अब आप बताइए, अगर आपने एक सिप-सिप करके पानी पिया, खाने के 10 मिनट बाद भी, तो आपका भोजन जो पेट में है, आप बताइए उसे धक्का लगेगा? नहीं लगेगा ना, बल्कि वो थोड़ा-सा तर हो जाएगा। जो हमने गलाने की प्रक्रिया करनी है, उसे सॉफ्ट करें, उसमें और आसान हो जाएगा। तो आप जब भी दिन में मन करे 2-3 सिप पानी पीजिए, जिससे यहाँ धक्का ना लगे और आपका अनवित गीला होता रहे। तो इतना अद्भुत है और मैं कहता हूँ प्रतिमा जी, अगले पॉडकास्ट में बैठेंगे। आई एम टेलिंग यू, अगर आज इस पॉडकास्ट को देख के लोगों ने इसे फॉलो कर लिया, तो आप जान लीजिए सैकड़ों मेल आएँगे कि हमारी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा इतने सालों से हम दवाइयों पे डिपेंडेंट थे, वो हमारी दवाई छूट गई। आई एम श्योर लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस पूरे पॉडकास्ट के लिए। बहुत ही यूज़फुल चीज़ें आपने बताई, थोड़ी डिफरेंट थी। अब लोग उसको करके देखेंगे तो शायद ज़िंदगी में कुछ और फ़र्क दही भी आएगा। मैंने बोला था, हमारा विषय रह गया कि डायबिटिक पेशेंट जो है, वो आज से दही छोड़ दे। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि, ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी, नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम च परमे हेतु कफिर सर्वम। अगले पॉडकास्ट में हम बताएंगे लोगों को इसका पूरा अर्थ, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि आस्य सुखम 3 तरह का प्रमेय होता है, उनमें से एक है जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। मुंह का सुख भोग भोगते हैं जो लोग, आस्य सुखम। स्वप्न सुखम, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कि कोई व्यायाम नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा दधीनि, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं और दही खाए जा रहे हैं। उनको हमारे बड़ों से कंपेयर नहीं करना, इतनी मेहनत करते थे, उनको सब पछता था। आज के परिवेश में वो व्यक्ति जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा और दही खा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो अपने को डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा है, अपने को ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रहा है। और इसको वैज्ञानिकता के साथ अगले पॉडकास्ट में प्रतिमा जी जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज हर 5वां बंदा डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। तो हमें ये एक संवेदनशील विषय है, इस पे हम अगली बार चर्चा जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, यूज़फुल बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आपने सुना कि पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और पानी पीना नहीं चाहिए, पानी खाना चाहिए और जो खाना आप खाते हैं, उस खाने को पीना चाहिए ताकि आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा लाइफ़स्टाइल बिताएँगे, अच्छी तरह से खाना खाएँगे और अच्छी तरह से अगर आप अपने पानी को भी खाएँगे, तो वाक़ई में निरोगी हो सकते हैं। बहुत सारे विषयों पर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन समय ज़्यादा नहीं था। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा विषय हो जिस पर हम बात करें और जब नेक्स्ट एपिसोड में हम जुड़ें या अगली बार पॉडकास्ट करें, तो अपने तमाम विषयों को हमारे तक ज़रूर साझा करें ताकि अगली बार उन सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करें हम और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर भी डेफ़िनेटली करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट रहा होगा क्योंकि जो अक्सर हमने सुना है, उससे बातें बिल्कुल अलग थी। लेकिन ये तथ्यों के साथ कही हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने और जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, जो आयुर्वेद हमें बताता है, ये वो सारी कहानी है जो अगर ज़िंदगी में फ़ॉलो कर ली, तो फिर बीमारियों से तो हमारा कोई नाता रहेगा ही नहीं। इसलिए हेल्दी लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो फिर आपको वो हेल्दी तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।